नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 पर्स भाग 2 इसका पाठ तीसरा तातारा वामिरो कथा पढ़ेंगे। मगर इससे पहले मैं आपको काव्य 2 मीरा के पद काव्य के प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो मीरा कृष्ण को किस रूप में मानती है? मीरा कृष्ण को अपने रक्षक, जिस प्रकार द्रौपदी की रक्षा की थी, इसी प्रकार भक्ति भाव, दास भाव से भक्ति करना चाहती है। तो रक्षक रूप के रूप में मानती है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से उनसे प्रार्थना की है कि वे रक्षा करें। द्रौपदी की लाज बचाई, डूबता हुआ गजराज हाथी को बचाया, प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के आतंक से बचाया। उसी प्रकार मीरा भी अपने प्रभु से रक्षा चाहती है। दूसरा क्वेश्चन, मीरा कृष्ण की चाकर क्यों बनना चाहती है? चाकरी करना, सेवा करना चाहती है ताकि हमेशा मीराबाई कृष्ण के समीप रहे और हर दिन दर्शन करना मिले। तो मीरा कृष्ण की चाकर इसलिए बनना चाहती है ताकि वह प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव न्योछावर कर सके, इनकी सेवा कर सके, उन्हें प्रसन्न कर सके, उनके दर्शन पा सके। तो इसी प्रकार मीराबाई है वो कृष्ण को रक्षक रूप और उसकी दासी भाव से भक्ति करना चाहती है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम जो हमारा सिलेबस का जो तीसरा पाठ है तातारा वामिरो कथा पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि प्राचीन कथा किसे कहते हैं? जो प्राचीन समय में हुई घटना जिससे कुछ हमें बोध मिलता हो, कुछ सीख मिलता हो, या हमारी जो रीति रिवाज है, परंपरा है, रूढ़ी है, उसमें कुछ जो बदलाव आया हो, तो वो आज भी वो कथा घर घर में सुनाई जाती है। उस समय जो नायक हो या नायिका हो, कोई कैरेक्टर हो, उसे आज भी लोग याद करते हैं, मसीहा के रूप में हो या समाज उपयोगी कार्य के रूप में हो। तो मित्रों, प्राचीन कथा का जो मतलब है कि प्राचीन समय में जो घटना घटित हुई है उसे जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने, क्योंकि उस समय तो हम थे नहीं, तो सुनने या पढ़ने को मिलती है, उसे लोक कथा या प्राचीन कथा कहते हैं। तो इन किस्सों को कोई ना कोई किस्सों में से कोई ना कोई संदेश या सीख मिलती है, वो है वो प्राचीन कथा। तो इसी पाठ में भी अंडमान और निकोबार की प्राचीन कथा हमें पढ़ना है, जिसमें उस समय की जो परंपरा थी, रूढ़िवादी रिवाज था, ये दोनों तातारा और वामिरो के बलिदान से ये जो परंपरा है वो नष्ट होती है। इन्हीं की परंपरा थी कि एक गांव के लड़का और दूसरे गांव की लड़की के साथ विवाह संबंध में नहीं जुड़ सकते। तो इसी कारण तातारा और वामिरो दोनों अलग अलग गांव के थे और दोनों को अपना बलिदान देना पड़ा। और उस समय तातारा जो उसके पास लकड़ी की तलवार रखता था, वो तलवार से दोनों द्वीप को अलग कर दिया। तो उसकी ये प्राचीन कथा है, वो आज हम पढ़ेंगे। मगर इससे पहले जो कवि है कि लीलाधर मंडलोई, उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो 1954 की जन्माष्टमी के दिन, अगस्त का महीना, छिंदवाड़ा जिले के पास छोटे से गांव गुढ़ी गांव में जन्मे कि लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल के प्राथमिक शिक्षण भोपाल में हुई और रायपुर में हुई। फिर पढ़ाई के बाद प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रेसर्च ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। यानी जो वहाँ ट्रस्ट चल रहा है लंदन में, वहाँ कवि को बुलाया गया। और इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिर्देशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। जो हमारी सबसे प्राचीन जो चैनल है, टीवी कहते हैं पहले हम, दूरदर्शन, उसके महानिर्देशक सलाहकार का काम भी, कार्यभार भी उसने संभाला। तो लीलाधर मंडलोई मूलतः प्रातः देखा जाए
प्राय कवि है, काव्य रचना करना, मगर उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ की अंचल की बोली की मिठास, यानी कि जो छत्तीसगढ़ जो इलाका है, प्रांत है, वहाँ की गांव की बोली, जन भाषा कहते हैं, वो मिठास और वहाँ के जन जीवन का सजीव चित्रण है कि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ किस प्रकार रहते हैं, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, उसका सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा उनका गद्य पाठ अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है, मतलब समाज का मूल्यांकन, समाज का अध्ययन। उनका कविमन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया, रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। तो इस तरह भी इसके लिखे हुए लेख है, लोक कथा जो आज हम पढ़ेंगे, लोकगीत अक्सर हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ शादी ब्याह में वो लोकगीत गाए जाते हैं। यात्रा मतलब प्रवास वर्णन, डायरी एक दिन का जो पूरा वर्णन है, मीडिया, रिपोर्टाज, रिपोर्ट, आलोचना, किसी भी लेख की, किसी भी घटना की जो हम जांच करते हैं, वो सब कार्य उसने किया है। तो अपने रचना कर्म के लिए कई पुस्तकों से सम्मानित पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियाँ, तो मंडलोई जी को अपने जो लिखे हुए लेख और पुस्तक, उसकी वजह से बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उसमें प्रमुख कृतियाँ है घर घर घुमा, रात बिरात, नगर एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी, ये सब उसे लेख लिखे हुए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब एक कवि परिचय यहाँ पूरा होता है। अब हम तातारा वामिरो जो कथा है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो अंडमान और निकोबार टापू की अब बात करने जा रहे हैं, तो करीब हमारे देश में या पृथ्वी पर 204 द्वीप है। कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर मानव बस्ती का रहना संभव नहीं है, और बहुत सारे द्वीप पर मानव निवास करते हैं। तो ऐसे ही ये अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है, मतलब 2 समूह है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। तो उसमें अंडमान है वो दक्षिण भाग में अंतिम द्वीप है, लिटिल अंडमान, इसका नाम है लिटिल अंडमान। और ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो इससे पहले हमने क्लास 8 में पोर्ट ब्लेयर के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर जो क्रांतिकारियों को रखने के लिए जेल बनाया था, बहुत ही भयानक जेल था, तो उससे ये द्वीप है वो अंदाजित 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। तो लिटिल अंडमान के बाद ये भाग पूरा होता है, और दूसरा जो भाग है निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला हरोड़, अलग निकोबार द्वीप समूह का श्रृंखला हरोड़, अलग अलग छोटे बड़े द्वीप प्रारंभ होते हैं, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है, यानी कि प्रारंभिक आदिम प्राचीन संस्कृति का स्थापक है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, मतलब जहाँ से ये द्वीप शुरू होता है, कार निकोबार की श्रृंखला, उसमें पहला है वो कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किमी दूर है। ऐसा माना जाता था कि पहले दोनों द्वीप एक थे। तो निकोबारियों का यह विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे, और इनके विभक्त होने की, अलग होने की एक लोक कथा, जो मैंने अभी बताया पहले लोक कथा, जो आज भी दोहराई जाती है। वहाँ पर दोहराना मतलब कि आज भी घर घर में वो कथा सुनाई जाती है, लोग उससे कुछ प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं। मतलब कि आज अभी जो कोई ऐसी रूढ़िवादी विचार सरणी है, तो उसे भी हमें नष्ट करना है, निकालना है, उसमें हमारी भलाई है, समाज की भलाई है। तो आइए
हम वो कथा सुनते हैं कि सदियों पूर्व, बहुत वर्षों की पहले की बात है कि जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, मिले हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा एक गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली एक युवक रहता था। उसी गांव में एक सुंदर गांव, और उसी गांव में एक युवान, सुंदर, बलिष्ठ और सहायक मसीहा के ऐसा शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था तातारा। साहसी युवक का वीर, उसका नाम है तातारा। निकोबारी उसे बेहद बहुत प्रेम करते थे, बहुत चाहते थे, उसका मान सम्मान करते थे। तातारा एक नेक, सच्चा और मददगार, सहायक व्यक्ति था कि जहाँ पर भी किसी को भी इसमें संकट हो, कोई बाधा हो, कोई मुसीबत हो, तो तातारा एक नेक और मददगार व्यक्ति के रूप में वहाँ स्थापित, प्रख्यात हो गया था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहना, सदैव, हमेशा, हर वक्त, किसी भी समय वो दूसरे पर आए हुए संकट में तत्पर, तैयार रहना, दूसरों की सहायता करने के लिए वो तत्पर रहता है। और अपने गाँव वालों को ही नहीं, यानी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है गांव की मदद करते हैं, तातारा ऐसा नहीं है। वो अपने गांव का ही हो या दूसरे गांव का हो, कोई भी व्यक्ति जब उसे पुकारे, उसे आवाज़ दे कि हमारी सहायता करो, तब वो अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। द्वीप में कि जितने भी गांव है, छोटे छोटे गांव, सभी गांवों में वो मदद करने के लिए पहुंच जाता था। और सभी इंसान की मदद करना, द्वीपवासियों की मदद करना, वो अपना परम कर्तव्य, फर्ज समझता था। उसके इस त्याग की वजह से, त्याग बलिदान की वजह से वह चर्चित था, चर्चित, ख्यातनाम। आसपास के गाँव में उसकी सारी बातें हो रही थी और सभी इसका आदर करते थे, सम्मान, मान रखते थे। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते, याद करते, स्मरण करना, याद करना कि जब मुसीबत का वक्त आता है तब सभी गाँववासी तातारा को याद करते हैं और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता है, लोगों की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए तुरंत उसी वक्त वहाँ पहुँच जाता है। और दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय जब उत्सव होता है मनोरंजन के लिए, अभी तो हम देखते हैं कि टीवी मोबाइल आ गया है, लेकिन पहले मनोरंजन का एक ही मात्र साधन था, कोई उत्सव, पर्व या त्योहार। उस समय विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था, जैसे मेहमान के तौर पर, अतिथि के तौर पर, मुख्य मेहमान के लिए तातारा को दूसरे गांव वाले भी निमंत्रण देते थे। उनका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, आकर्षक, मतलब सुंदर है, बलिष्ठ है, दूसरों को आकर्षित करता था। के साथ ही आत्मीय स्वभाव भी वह वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते हैं। आत्मीय स्वभाव, अपनापन का भाव, सभी को अपना समझते हैं, सभी के साथ ही समान व्यवहार करते हैं और इसी कारण वो लोग, दूसरे लोग हमेशा उसके करीब, नज़दीक, उसके पास रहना चाहते हैं। अब उसकी जो पोशाक है पारंपरिक, इनका देखते हैं कि हर राज्यों में अपना अपना एक पारंपरिक पोशाक है, वस्त्र है, तो उसी आधारित निकोबार, लिटिल अंडमान में जो वहाँ के लोग जो कपड़ा पहनते हैं उसी प्रकार पारंपरिक पोशाक के साथ वो अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता है। वहाँ के जो स्थानीय लोग जो कपड़ा पहनते हैं वो पहनते हैं। साथ ही एक अलग बात है कि वो अपने कमर में एक लकड़ी की तलवार हमेशा रखता है। लोगों का मत था, मतलब कहीं ना विचार था कि बावजूद लकड़ी की होने पर उसे तलवार में एक अद्भुत दैवीय शक्ति थी। बावजूद, हाँ, हालांकि लकड़ी की होने के बावजूद भी उस तलवार में एक अद्भुत दैवीय एक ताकत थी, एक चमत्कारिक शक्ति थी। तातारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, हमेशा अपने पास ही वो तलवार रखता था, कभी अपने से वो तलवार को
अलग नहीं करता है, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता है। तलवार रखता है पर अभी तक उसे इस तलवार का उपयोग करना नहीं पड़ा है, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामे परंतु भी उसके जो कारनामे हैं बहुत चर्चित है, साहसिक कारनामे। तलवार का उपयोग नहीं किया है फिर भी वो साहसिक है के कारण लोग कि बाघ तलवार में, यानी कि जो बांधी हुई तलवार है उसमें अद्भुत शक्ति का होना मानते हैं। लोगों को विश्वास है इस तलवार में कोई दैवीय शक्ति है, कोई चमत्कारिक शक्ति है। लेकिन तातारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य है। आज तक उसका उपयोग करते हुए गाँव वालों ने देखा नहीं है, फिर भी एक रहस्य मानते हैं, विलक्षण अद्भुत रहस्य छुपा हुआ है। वो रहस्य गाँव वाले अभी तक नहीं जान सके। तब यह भी उसका परिचय, उसका वस्त्र, उसकी तलवार के बारे में हमने देखा। ये प्राचीन कथा है। तब एक शाम जिस प्रकार कि हम भी कि पूरे दिन काम करते हैं, परिश्रम करते हैं और विश्राम के लिए कोई नदी किनारे, कोई बाग में टहलने जाते हैं, उसी प्रकार एक शाम तातारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद, अथक बिना थके परिश्रम मेहनत के बाद समुद्र किनारे टहलने घूमने के लिए निकल पड़ा। तो सूरज समुद्र से लगे क्षितिज का मतलब है कि जहाँ दूर दूर तक हमेशा लगता है कि ज़मीन और आसमान एक हो गया है, उसे हम क्षितिज कहते हैं। तो समुद्र किनारा है, सुहाना माहौल है, सूर्यास्त का समय है, ऐसा लगता है कि समुद्र और आकाश मिले हुए हैं। तो समुद्र के तले डूबने को था, यानी कि सूर्यास्त होने वाला था। कि समुद्र से ठंडी बयारे का मतलब हवा, कि समुद्र के पानी से ऊपर से जो लहरों के ऊपर से जो हवा आती है वो बहुत ही ठंडी है, आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन संध्या का समय है, पक्षी भी शाम होते ही अपने अपने घर वापस लौटते हैं। तो सायंकालीन चहचहाटे सने सने धीरे धीरे क्षीण होने को थी, यानी कि पक्षियों भी अब यहाँ से अपने अपने घरों में भाग रहे हैं। उसकी आवाज़ धीरे 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 अब समाप्त हो रही है। उसका मन शांत था। ऐसे सुहावने माहौल में, सुंदर वातावरण में यहाँ पर मन को शांति मिलती है। तातारा का भी मन शांत था, विचार मग्न, विचारों में खोया हुआ, अभी समुद्र किनारे पर खड़ा है, विचारों में मग्न है तातारा। कि समुद्री बालू पर, कि समुद्र किनारे पर जो रेत है, बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बेरंगी किरणों को, सूर्यास्त होता है तो सूर्य लाल होता है और लाल रंग की किरण के समुद्र के पानी पर जब गिरता है तब सामने प्रकाश और जो किरणें वापस उठता है, उसी प्रकार अंतिम किरणें हैं वो रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा है। निहारना मतलब देखना। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई दिया कि पास ही थोड़े दूर समुद्र किनारे पर थोड़े दूर एक चट्टान पर से एक संगीत सुनाई देता है, मधुर आवाज़ सुनाई देता है। उस समय कि गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो, कि जिस प्रकार समुद्र का पानी लहरों के साथ किनारे पर आता है, ऐसे ही मानो कि गीत के स्वर भी जो मधुर स्वर है वो पानी के साथ लहराता हुआ तातारा के पास उसी ओर आता। बीच बीच में लहरों का जो संगीत सुना जाता है, पानी की जो लहरें उठती है, समुद्र किनारे जो चट्टान है उसे लहरें टकराती है तो उसकी आवाज़ सुनाई देता है। गायन इतना प्रभावशाली था, जो गाती है लड़की वामिरो गाती है, वो गायन इतना प्रभावशाली था कि वह अपनी शुद्ध बुद्ध होश हवास होने लगा। तातारा वो गीत की ओर आकर्षित हुआ, गीत सुनने के लिए लालच हुआ। गीत के स्वर कहाँ से आ रहे हैं उसी ओर जाने के लिए बेताब हो गया। लहरों के एक प्रबल वेग ने उनकी तंद्रा भंग की। तंद्रा जो विचार मग्न था, ध्यान से वो गीत सुन रहा था और वो अब तक जो स्थिर था, सुनने में लीन था, वो तंद्रा भंग कर दी। चैतन्य होते ही, होश में आते ही
वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा, लाचार हो उठा, जिधर से अब भी जो आवाज़ आ रही है कि जो लड़की वामिरो जो गीत गा रही है और गीत की ओर आगे बढ़ने के लिए वो विवश हो जाता है। गीत के स्वर बह रहे थे, वहाँ पर उसका जो कदम है, पैर है, वो विवश होकर उस स्वर की ओर आगे बढ़ता है। वह विकल सा, व्याकुल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः जहाँ से स्वर आ रहा है वहाँ तक पहुँच गया। उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध, मतलब तल्लीन हो गई, बेहोश हो गई हो, मग्न हो गई हो। ऐसे ही ढलती हुई संध्या का समय है, ढलती हुई शाम में समुद्र किनारे एक टक समुद्र की देह पर डूबते हुए आकर्षक रंगों को, समुद्र किनारे पर है तो सूर्यास्त हो रहा है, डूबते हुई किरणों को जो समुद्र किनारे पर, समुद्र के पानी पर, जो देह पर, समुद्र के शरीर पर किरणें जो गिरते हैं, उसे आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। निहारना देखते हुए एकदम सुहाना माहौल था, सुंदर गीत गा रही थी और एक श्रृंगार गीत था, अब प्रेम से भरा हुआ श्रृंगार गीत था। तो वहाँ पर ताताराव अभी इसी वक्त वहाँ पहुँच गया है। लड़की वामिरो है वो अभी तक गा रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसमें जो तातारा का जो वर्णन है, गीत के स्वर कहाँ से आ रहे हैं, समुद्र किनारे गए तब का माहौल, सभी प्रश्न वो तैयार करना है। अस्तु।